my dear students, once again I am welcoming you all to this wonderful platform of education that is MK Gen classes, and we are at the last lecture of our chapter that is evolution. और शायद इसीलिए आज मैम इतना एनर्जेटिक भी है ना? मुझे नहीं, आपको होना एनर्जेटिक। पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसका क्या आउटपुट निकला है उसके बारे में सोचिए, कुछ समझ में आया है कि नहीं। इस चैप्टर में से बेटा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे, लाइक होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन के बारे में, एक ह्यूमन की हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें मतलब इन पे से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पक्का पक्का आना ही आना है। और एक जो हमारी थ्योरीज हो गई, स्पेसिएशन हो गया, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और उसके जितने भी फैक्टर्स थे, और जो हम आज का ह्यूमन एवोल्यूशन का जो टॉपिक करेंगे। तो बेटा ये कुछ चीज़ें हैं जिनको तो बिल्कुल भी मत इग्नोर करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है नीट में। ठीक है, चलिए बेटा हम लोगों ने एक ब्रीफ अकाउंट एवोल्यूशन का यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, ये तो वहाँ से हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था, जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, फिर अर्थ का हुआ, फिर कब पहली जो है लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हुई, फिर कौन से पहले ऑर्गेनिज्म आए, इन्वर्टिब्रेट आए, ये वो सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। एंड वी वर ओन दी रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल से डायनासोर बनेंगे। चलो फिर हमने प्लांट का एवोल्यूशन तो पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। तो आज टर्न है हमारे पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दी वर्टिब्रेट्स। जैसे प्लांट्स की पढ़ी हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ऐसे ही बेटा हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स की। अब वर्टिब्रेट कहाँ से ओरिजिनेट हुए, देखो देखो नीचे आ जाओ, बिल्कुल नीचे आ जाओ। अर्ली रेप्टाइल्स। मैंने जो ये ब्रीफ अकाउंट है आपका, इसको कहाँ पे ले आए थे हम? इन्वर्टिब्रेट बने, जॉलेस फिश बनी, फिर सीवीड फ्यू प्लांट्स आए, उसके बाद सीलोकैंथ आई, वहाँ से एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल पे आ गए ना। लेकिन ये जो अर्ली वाले रेप्टाइल थे ना, ये अर्ली रेप्टाइल्स वही है, उससे ऑनवर्ड्स आपकी एनसीआर। तो एनसीईआरटी के अंदर भी वो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा पैरा की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वही चीज़ें हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। तो रेप्टाइल तक पहुंच गए, दीज वर दी अर्ली रेप्टाइल्स। कब इवॉल्व हुए थे? 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो बेटा ये अर्ली रेप्टाइल से देखो टू लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन चली। एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन तो ये जा रही है, और एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन ये जा रही है। टू लाइन ऑफ एवोल्यूशन हमें दिखाई दे रही है। एक लाइन है विच इज नोन एज सौरोप्सिड्स, और एक लाइन है जो है साइनेप्सिड। तो जो अर्ली रेप्टाइल थे वो खुद तो एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन उनकी एवोल्यूशन से दो लाइन्स बनी, दो लाइनें चली। क्या? एक सौरोप्सिड, एक साइनेप्सिड। अब सौरोप्सिड से देखो क्या क्या बनने वाला है। सौरोप्सिड से बनने जा रहा है बेटा क्या? टर्टल्स बनेंगी, यहीं से लीजर्ड्स भी बनेंगी, फिर यहाँ से लीजर्ड एंड स्नेक मतलब इकट्ठे बन रहे हैं, और यहीं से हमारे पास और क्या बन रहे हैं? टुआट्राज। और यहीं से हमारे पास क्या आ रहा है? आप देखो ध्यान से देखना, ये क्या आ रहे हैं? थीकोडोंट्स। पहले थीकोडोंट, और थीकोडोंट से फिर आगे क्या बन जाएंगे? डायनासोर्स। ये देखो थीकोडोंट गए, और थीकोडोंट से क्या बन गए? यहाँ डायनासोर, और थीकोडोंट खुद एक्सटिंक्ट हो गए, और इन्होंने आगे जाके क्या बना दिए? क्रोकोडाइल्स। समझ में आई? तो सौरोप्सिड से क्या क्या इवॉल्व हुए? तो अर्ली रेप्टाइल थे, अर्ली रेप्टाइल्स की आगे एवोल्यूशन हुई और दो लाइनेज बन गई, एक सौरोप्सिड, एक साइनेप्सिड। सौरोप्सिड से कौन कौन बने बेटा? टर्टल बने, लीजर्ड बने, मतलब टर्टल्स बने, लीजर्ड्स एंड स्नेक्स बने, टुएट्रास बने, और यहाँ से क्रोकोडाइल्स एंड डायनासोर्स बने। और जो डायनासोर्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर्स के साथ साथ बेटा क्या यहाँ से इवॉल्व हुए? बर्ड्स ऑल्सो। अब अगर आपसे कोई पूछे मैमल कौन सी लाइन से ओरिजिनेट हुए, देखो अब जल्दी से। साइनेप्सिड। साइनेप्सिड से बेटा क्या बनी है? देखो साइनेप्सिड से पहले क्या बने? पेलिकोसॉर्स। कौन है पेलिकोसॉर्स? अभी बताती हूँ इनके बारे में भी। पेलिकोसॉर्स बने, पेलिकोसॉर्स से फिर ये बने थेराप्सिड्स। पेलिकोसॉर्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, थेराप्सिड्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, और इनसे कौन बने आगे जाके? मैमल्स। मतलब मैमल का ओरिजिन कहाँ से है? साइनेप्सिड से। फिशिस का ओरिजिन रेप्टाइल्स का ओरिजिन, या आप कह लीजिए क्रोकोडाइल का, अगर कोई आपसे पूछ रहा है, टर्टल्स का पूछ रहा है, टुएट्रास का पूछ रहा है, इनका कहाँ से है कॉमन ओरिजिन? बर्ड्स का पूछ रहा है, डायनासोर्स का पूछ रहा है, तो ये कहाँ से आए? फ्रॉम दी सौरोप्सिड। मैमल कहाँ से आए? फ्रॉम दी साइनोप्सिड। तो इस तरह के सवाल बेटा यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में
कि इस तरह का टेबल हो सकता है और इन टेबल में से एक आध ये जो नेम है ये ओमिट कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए। यू विल बी प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस A B C and D। तो सबसे पहले तो इसको A to Z, एक तो आप कोई भी NCERT का डायग्राम है उसको स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और कोई भी उसकी लेबलिंग को आप भूल नहीं सकते हो। तो सारी लेबलिंग आपको याद रखनी है। तो जो अर्ली रेप्टाइल से वहाँ से सोरोप्सिड और साइनोप्सिड 2 लाइंस निकली। सोरोप्सिड से हमारे पास क्या बन गए, क्रोकोडाइल्स बन गए, टर्टल्स बन गए, हमारे पास लिजर्ड्स, स्नेक्स, टुएट्रास, ये सब कुछ बन गए। और उसके अलावा डायनासोर्स और बर्ड्स। डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गए थे आइस एज तक आते आते 65 मिलियन ईयर्स अगो तक, मैंने वो पिछले उसमें ही लिख दिया था यहाँ पे। ये अर्ली रेप्टाइल से, जब ये अर्ली रेप्टाइल से ही तो डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे ना, और डायनासोर फिर एक्सटिंक्ट कब हो गए थे, 65 मिलियन ईयर अगो। तो ये जो अर्ली रेप्टाइल थे, इन अर्ली रेप्टाइल ने फिर क्या किया, 2 लाइंस बना दी, सोरोप्सिड साइनोप्सिड। तो मैमल्स का ओरिजिन कहाँ से है, साइनैप्सिड से। बर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से है, सोरोप्सिड से। तो ध्यान रखोगे, सोरोप्सिड से आ रहे हैं बर्ड, ये देखो बर्ड यहाँ से आए हैं, और मैमल कहाँ से आए हैं, साइनैप्सिड से आए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा फिर बच्चे कह देते हैं जो जिन्होंने ये टेबल देखा ही नहीं, ये डायग्राम देखा ही नहीं, ध्यान दिया ही नहीं कि क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, और एग्जाम में आ जाते हैं सोरोप्सिड, साइनोप्सिड, है ना, पेलिकोसॉरस, मैमल्स, टुएट्रास, फिर अरे ये तो आउट ऑफ द कोर्स आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो है ही नहीं बुक में। क्यों नहीं है बुक में, है बुक में, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको कभी भी नहीं भूलना। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, इनके लिए फ्लो चार्ट्स बना लेने चाहिए, ऑलवेज आपको ऐसे ही याद होगा। जैसे हमारे पास है, ये है अर्ली रेप्टाइल, जैसे मैमल की एवोल्यूशन अगर आपने पढ़नी है तो अर्ली रेप्टाइल से 2 लाइंस निकली थी, लेकिन हमने सिर्फ मैमल की एवोल्यूशन पढ़नी है, तो अर्ली रेप्टाइल से पहले बने साइनैप्सिड्स। साइनैप्सिड से फिर क्या बने बेटा हमारे पास, पेलिकोसॉरस, सॉरस नहीं होगा, पेलिको, हाँ सॉर्स, जो एक्सटिंक्ट हो गए। फिर हमारे पास क्या आ गए, थेरैप्सिड्स, और थेरैप्सिड से हमारे पास क्या बन गए, मैमल्स। देखो, अर्ली रेप्टाइल, साइनैप्सिड, पेलिकोसॉर्स, थेरैप्सिड्स एंड मैमल्स। याद रखोगे तो इस तरह के ना फ्लो चार्ट्स बना लो आप। ऐसे ही अगर बर्ड के लिए बनाना है तो कैसे बनाओगे, अर्ली रेप्टाइल, सोरोप्सिड, सोरोप्सिड से हमारे पास क्या बन जाएंगे यहाँ पे, थीकोडोंट, थीकोडोंट से हमारे पास क्या आएगी, एक लाइन इधर आएगी, और वहाँ से क्या बन जाएंगे, बर्ड्स। तो बर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, थीकोडोंट। थीकोडोंट कहाँ से आए थे, सोरोप्सिड से। सोरोप्सिड का और एवोल्यूशन कहाँ से है, फ्रॉम दी अर्ली रेप्टाइल्स। तो इस तरह के ना आप फ्लो चार्ट्स बना लो, उनको रीड करो, और वो दिमाग में वो ईजिली दिमाग में मतलब रह जाते हैं। तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम जब भी किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ मच ईजियर दैन रेक्टाफिकेशन, कि डायग्राम देखा हो सब। या दूसरा तरीका सबसे अच्छा क्या है, डायग्राम देख लो, इनकी शक्लें याद कर लो और उनके नेम याद कर लो। आपको पता होना चाहिए, अगर ये वाली इमेज आ गई जिसके पास ऐसे बड़ा सा हम्प है, पेलिकोसॉर्स, अगर इस तरह का आ गया है ना, मुझे मैं तो इसको याद रखा हुआ है, लाइक गंजा सा है ना, इसकी बॉडी के ऊपर कुछ भी हमें ज़रा देखने को नहीं मिल रहा, तो थेरैप्सिड्स। तो अपनी अपनी तरीके हैं याद करने के, ठीक है। तो मुझे ये कुछ ऐसा लगा, किसी के साथ इसकी रिजेम्बलेंस लगी तो मुझे उसकी पिक्चर याद रह जाती है। गॉट इट। चलिए, उसके बाद है बेटा ये फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड लिविंग काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म, कि जब डायनासोर का एवोल्यूशन, एक तरह से हम क्या बता रहे हैं, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स। किसका एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, डायनासोर्स का। कहाँ से एवोल्यूशन हुई थी डायनासोर की, लिख दिया जाए, कहाँ से आए थे बेटा, ये आए थे थीकोडोंट से। थीकोडोंट कहाँ से आए थे, देखो आ जाओ, वही दोबारा से पहले इस इमेज पे आ जाओ। डायनासोर कहाँ से आए, देखो बेटा कहाँ से आए, थीकोडोंट से। थीकोडोंट कहाँ से आए थे, सोरोप्सिड से। वही लाइन है, ये वही लाइन चल रही है। तो थीकोडोंट कहाँ से आए थे, ये आए थे फ्रॉम सोरोप्सिड। और सोरोप्सिड्स कहाँ से आए थे बेटा, सोरोप्सिड्स इवॉल्व हुए थे अर्ली रेप्टाइल्स से।
एक स्पिन ऑफ है ना, एक ये वाली लाइन बनी थी हमारे पास साइनेप्सिड्स और दूसरे हमारे पास है सौरोप्सिड। तो अर्ली रेप्टाइल से ये बने सौरोप्सिड, साइनेप्सिड से तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा मैमल, और इधर सौरोप्सिड से क्या बन जाएंगे थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या हो गए थे, थीकोडोंट हो गए थे बेटा एक्सटिंक्ट। और इनसे क्या क्या लाइन ऑफ एवोल्यूशन निकली देखो, स्टेगोसोरस और क्या निकला ब्रेकियोसोरस। अभी स्टेगोसोरस ब्रेकियोसोरस ये क्या थे, दीज वर दी हर्बीवोर्स। क्या है ये, दीज आर हर्बीवोर्स। हाइटेड थे, ऊंचे ऊंचे थे, हर्बीवोर था ये वाला जो था। तो थीकोडोंट से जो पहले निकले वो कौन निकले, स्टेगोसोर्स और ब्रेकियो। पहले कौन आया, नीचे कौन है लाइन ऑफ एवोल्यूशन पे, ब्रेकियोसोरस। तो ब्रेकियोसोरस कैसे थे, हर्बीवोरस थे, तो नॉट डेंजरस। उस और इधर उसके बाद कौन आए, स्टेगोसोरस। स्टेगोसोरस की पहचान क्या है, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, ये ब्लेड लाइक स्केल्स। ये क्या है, ब्लेड लाइक स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। ये इसकी पहचान है स्टीगोसॉरस की। फिर इनसे देखो, हर्बीवोर से क्या बन गया, बड़ा जबरदस्त एक कार्निवोर बन गया, दैट इज टायरेनोसोरस, जिसको क्या बोलते हैं टीरेक्स। जाते हो ना डायनासोर पार्क, जुरासिक पार्क, इधर उधर डेवलप किए होते हैं आजकल घूमने के लिए। और ये सारे चार्ट हमने कहाँ से बना लिया, मतलब जो जिन लोगों ने ये बनाया है कहाँ से बनाया है, भाई फॉसिल रिकॉर्ड से, फॉसिल पड़े हैं। पेलियंटोलॉजिस्ट ने क्या किया, फॉसिल मिले उनको, फॉसिल्स को अच्छे से स्टडी किया, उनके कैरेक्टर्स लिखे, फिर उनकी कार्बन डेटिंग से उनकी एज भी निकाली, कौन पहले कौन बाद में, बहुत सारे फीचर को करके तो पता चला इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये इवॉल्व हुआ, इससे ये इवॉल्व हुआ। तो फॉसिल्स मिले थे, फॉसिल के बेसिस पे ये सारा का सारा एवोल्यूशन का चार्ट हमारे सामने है। तो हर्बीवोर्स, यहाँ से फिर बेटा क्या इवॉल्व हुए, टायरेनोसोरस। टायरेनोसोरस कौन है, जिसका प्यार से जो छोटा नेम होता है दैट इज टेरेक्स। अरे अरे क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं टीरेक्स। कैसे होते हैं ये, दीज आर कार्निवोर, ये हैं ज़बरदस्त और डरावने। हाइट इनकी कितनी हो सकती है, अप टू 80 फीट, सॉरी अप टू 20 फीट इन हाइट। कितनी हाइट हो सकती है इनकी, अप टू 20 फीट हाइट हो सकती है इनकी। और एक और स्पेशलिटी, क्यों ये भयंकर थे, कार्निवोर थे, इनसे डर तो लगेगा ही लगेगा। कार्निवोर भी कैसे थे, छूट नहीं सकते थे इनसे, क्योंकि इनके पास क्या थे, जबरदस्त डैगर लाइक टिथ। डैगर लाइक टिथ, ये क्वेश्चन ना नीट में डायरेक्ट आया हुआ है कि डैगर लाइक टिथ जिसके पास थे वो डायनासोर कौन सा था, क्या वो टायरेनोसोरस था, या वो ब्रेकियोसोरस था, या वो ट्राइसेरेटॉप्स था, या और एक आध लिख दिया होगा, तो किसके थे। तो इनकी छोटी छोटी पहचान याद रखनी है। जिसके पास ब्लेड्स प्रेजेंट ऑल ओवर दी बॉडी वो कौन है, स्टेगोसोरस। जो कार्निवोरस है, जिसके पास डैगर लाइक टीथ हैं, वो क्या है, टेरेनोसोरस, अप टू 20 फीट इन हाइट। और जो ये सबसे ऊंचा है ब्रेकियोसोरस, सबसे ऊंचा, जुरासिक पार्क वगैरह हमारे आसपास जो पार्क्स वगैरह डेवलप किए होते हैं ना आर्टिफिशियल, जाके देखना आसपास कहीं पे भी आपको देखने का मौका मिले तो वहाँ पे देखना, इसकी बॉडी तो इतनी बड़ी बनाई होगी कि आपके पार्क के चारों तरफ घूमोगे और ये आपको कहीं से भी दिखाई देगा। और एक हमारे पास आता है, यहाँ से जो है इवॉल्व हुआ ट्राइसेरेटॉप्स। ट्राइसेरेटॉप्स का मतलब क्या, ट्राई मीन्स 3, सेरेटॉप्स का मतलब क्या है, इसके सर के ऊपर 3 सींग लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट है। यहाँ पे ये 2 तो दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 और एक इसके पीछे है 3, इसको बोलते हैं ट्राइसेरेटॉप्स। 3 सींग होते हैं ना, जैसे एंटीनेज होते हैं, तो वो सींग लाइक प्रोसेसेस इसके सर के ऊपर प्रेजेंट है। अगर कहीं पे कोई पार्क आपको विजिट करने का मौका मिले ना और वहाँ पे इनकी अगर बैटरी ऑपरेटेड या कुछ वो रोबोट लाइक भी आपको कुछ देखने को मिले इनके स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ देखना ही पीं करके अपने तीनों ऐसे सींग ऐसे उठाता है बार 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 बार। ठीक है, मैंने तो काफ़ी सारे देखे हैं तो मुझे पता है। तो ट्राइसेरेटॉप्स, टायरेनोसोरस, इनके अच्छा अब एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन यहाँ से और निकली, ये तो डायनासोर बन गए, उसके अलावा एक और यहाँ से इवोल्व हुए, वो थे आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इट इज़ नॉट आर्कियोपटेरिक्स, पी इज साइलेंट हियर। आर्कियोटेरिक्स, आर्कियोटेरिक्स क्या है, इट वॉज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द बर्ड, दैट टाइम वो कनेक्टिंग लिंक था।
बताया था ना, आर्क्योटेरिक्स के बारे में हमने लिख लिया था कि ये क्या है, आर्क्योटेरिक्स क्या था, इट वॉज अ मिसिंग, नाउ इट इज़ अ मिसिंग लिंक। उस टाइम तो ये कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, क्योंकि इसके पास कुछ रिप्टिलियन कैरेक्टर थे और कुछ बर्ड्स के कैरेक्टर थे। बर्ड वाले क्या थे, इसके पास फैदर थे। रेप्टाइल वाले क्या थे, इसके पास टिथ थे, है ना, बीक प्रेजेंट थी, वो कील्ड स्टर्नम प्रेजेंट था, कॉर्डल वर्टिब्रे, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे प्रेजेंट थे। तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर जो कुछ रेप्टाइल्स के थे, कुछ बर्ड के थे, कॉमन एक ही एनिमल के अंदर मिल रहे थे। और एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन देखो आप और देख रहे हो पीछे, यहाँ से क्या बने, क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स बने यहाँ से, मतलब कि रेप्टाइल्स बने, प्लस रेप्टाइल से ही क्या बने आगे, थेकोडोंट्स भी बन गए। और ये क्या है हमारे पास, ये एक और इसी लाइन ऑफ एवोल्यूशन पे हमारे ऊपर एक और डायनासोर बन रहा है, इसको तो हम भूल ही गए, टेरानोडोन, उड़ने वाला। टेरानोडोन क्या थे, ये उड़ने वाले डायनासोर्स थे। तो ये डायनासोर का ये जो डायग्राम है बेटा, याद रखना, इनके कुछ जो स्पेशल फीचर्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, उन फीचर के ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये एवोल्यूशन याद रखने में भी ये फीचर्स हेल्प करेंगे। तो भूलना नहीं है बेटा इस डायग्राम को। अब आ जाइए एविडेंसेस। अच्छा, अब हम स्टार्ट हो गए हैं बेटा, ह्यूमन एवोल्यूशन आ रही है हमारे पास, और ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आ जाते हैं हमारे पास, एविडेंसेस ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री। क्योंकि ह्यूमन का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, बताइए बताइए बताइए, हमारा एवोल्यूशन कहाँ से है, मंकी से है या एप से ज़्यादा क्लोज हैं हम लोग? वी आर मोर क्लोजर टू एप दैन मंकीज। ह्यूमंस आर मोर closely related to apes than monkeys। ये चीज़ ध्यान में रखना। हमारे जो एनेसेस्टर्स थे वो कौन थे, हमारी एनेसेस्ट्री थी, हम एप से जो है इवोल्व हुए हैं आगे। कैसे पता चला मैम, आप कैसे कह सकते हो ये, या जिन्होंने भी ये लिखी है पूरा का पूरा ये सब कुछ हमें बताया है, उनको कहाँ से पता चला कि वी आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू दी एप्स? कहाँ से पता चला? वी हैव सर्टन एविडेंसेस, और वो एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले, फॉसिल से मिले। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक तरह के क्या हैं, दीज आर दी फॉसिल एविडेंसेस, है ना। और अब एविडेंसेस क्या क्या है, नंबर वन एविडेंस तो हमारे पास क्या है, जो आपको बायोकेमिस्ट्री में भी शायद मैंने नहीं बताया, बता देना चाहिए था। तो ये आप बायोकेमिस्ट्री जो बायोकेमिकल और जो मॉलिक्यूलर हमने एविडेंस पढ़े थे ना, उनके अंदर भी ये सारे आप डाल सकते हो। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था वो हम मिस कर गए, तो अब लिख लीजिए क्रोमोजोम नंबर 3 एंड क्रोमोजोम नंबर 6 ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स show similar bending pattern, similar bending pattern। मतलब अगर हम ह्यूमन का क्रोमोसोम देखें, अगर ह्यूमन का 3 नंबर का क्रोमोसोम देखें, अरे 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 अरे, अगर हम ह्यूमन का 3 नंबर का क्रोमोसोम देखें, ठीक है, और ये है एप का 3 नंबर का क्रोमोसोम, तो उनके ऊपर जो बेंडिंग पैटर्न है ना बेटा, बेंडिंग पैटर्न किसका, किस चीज़ का बेंडिंग पैटर्न, बेस पेयर्स का, उनके ऊपर डाई आ जाएगी। बेंडिंग जब उनकी हम देखेंगे तो बेंडिंग पैटर्न क्या था, ऑलमोस्ट सेम था। जहाँ जहाँ यहाँ पे बैंड प्रेजेंट थे उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी बैंड प्रेजेंट थे। और ये क्या थे, जो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 3 और जो एप का क्रोमोसोम नंबर 3, ऐसे ही 6 वॉज ऑल्सो सिमिलर, उनके अंदर भी जो बेंडिंग पैटर्न था दैट वॉज सेम। ये किसका बनाया है हमने, ह्यूमन का, ये बनाया है एप का। पिक्चर आपके पास मिल जाएगी इमेज पर, आपको बेंडिंग से क्या करना है, ऐसा होता है बेंडिंग पैटर्न देखने में, कहीं पे लाइट बैंड, कहीं पे डार्क बैंड, कहीं पे कट्टे कट्टे बहुत सारे बैंड, कहीं पे बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, इस तरह से। तो बेंडिंग पैटर्न जो है सेम मिला। और पता क्या चीज़ सेम मिली, कि ए और सी रिच थे। उस बेंडिंग पैटर्न से हमें और क्या मिला, कि ये जितने भी क्रोमोसोम थे वो क्या थे, ए एंड सी रिच, रिच इन ए एंड सी, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रिच इन ए एंड टी बेसिस।
एप्स और मंकीज, क्योंकि हम लोग क्या है, हाईली इवोल्व। हमारे अंदर क्या मिलेगा, हमारे पास ए एंड टी बेस पेयर्स, जो बेसिस हैं हमारे डीएनए के अंदर, वो ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दी अदर्स। तो वही चीज़ इन्होंने भी दिखाई। दूसरा एविडेंस बेटा हमारे पास क्या आता है, ब्लड ग्रुपिंग। देखिए ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन के अंदर क्या होती है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी of humans is also found in apes but not in monkeys। तो भैया ये भी क्या दिखा रहा है, ये वाला कैरेक्टर भी तो बेंडिंग पैटर्न एप की और हमारे कुछ क्रोमोसोम के सेम है। दूसरी चीज़ क्या है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी। और तीसरी चीज़ बताऊं, हमारे जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, ब्लड प्रोटीन्स and hemoglobin of humans is almost similar to that of apes। ठीक है, और देख लीजिए, और है इनहेरिटेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। वो भी कहाँ देखने को मिलती है, ह्यूमंस में और एप्स में सिमिलर है। वाई क्रोमोसोम तो पता है ना, वाई क्रोमोसोम इनहेरिटेंस जानते हो ना, मेल टू मेल, मेल टू मेल। क्या वाई क्रोमोसोम कभी फीमेल में आएगा? अगर वाई क्रोमोसोम फीमेल में आएगा तो शी विल बी नो लॉन्गर बी अ फीमेल। वो क्या रहेगी, वो फीमेल नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, एक मेल बन जाएगी। तो वाई क्रोमोसोम हमेशा कहाँ जाता है, मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल। और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पता है क्या होती है, देखो जब एग के साथ स्पर्म फ्यूज़ करता है तो स्पर्म का ना सिर्फ जो हेड पोर्शन होता है, सिर्फ हेड के पास ही, हमने पढ़ा है ना पूरा मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का हमने डायग्राम पीछे पढ़ा है, तो सिर्फ हेड पोर्शन के अंदर ही जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है ना, वही सिर्फ एग के अंदर एंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पर्म की बॉडी में, उसके मिडल पीस के अंदर। मिडल पीस और टेल तो बाहर रह जाती है स्पर्म की, वो तो एग के अंदर एंटर करती ही नहीं। तो जाइगोट जब बनता है वो एग और स्पर्म से बनता है। तो क्या स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो तो मिडल पीस में था, मिडल पीस तो बाहर ही रह गया था, एग में एंटर ही नहीं हुआ। तो जाइगोट के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो कौन से होंगे, मैटरनल होंगे, एग से जो आए हैं। मतलब हमारे अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं वी रिसीव ऑल दीज फ्रॉम आर मदर्स। तो इसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो ये भी उसका जो है प्रूफ है। और प्रूफ देखा, ये हमारी बुक ने भी दिखा रखा है। ये प्रूफ क्या कहता है, देखो ये प्रूफ क्या कहता है बेटा, दिस इज द स्कल ऑफ ह्यूमन, दिस इज द स्कल ऑफ ह्यूमन, दिस इज द स्कल ऑफ adult ape and this is the skull of ape baby। मतलब छोटे एप के बच्चे का। तो इन स्कल को देखो, देखो ह्यूमन का स्कल देखो और एप का स्कल देखो, सिमिलैरिटी दिख रही है? नहीं दिख रही। पर मैडम आप तो कह रहे हो हमारा एवोल्यूशन इनसे है, वी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कहाँ से पता चला? देखो इस एप ने जिस बच्चे को पैदा किया, इस बच्चे की खोपड़ी देखो, इसका स्कल देखो, इट इज़ सिमिलर टू दी मैन। समझ रहे हो? तो एप की जो प्रोजेनी है, उस प्रोजेनी से हमारा स्कल जो है क्या खा रहा है, मेल खा रहा है। तो स्कल भी देखो ना, एप के बेबी का और ह्यूमन का, आपको क्या बता रहा है, क्लोज एंड एंसेस्ट्री के बारे में आइडिया दे रहा है। तो बेटा ये कुछ एविडेंसेस थे जिनसे हम क्या बोलते हैं कि वी हैव मीन्स ह्यूमंस आर इवोल्व्ड फ्रॉम दी एप्स। हम कहाँ से इवोल्व हुए हैं? एप से इवोल्व हुए हैं। चलिए बेटा अब आ जाइए आप प्रॉपर ह्यूमन एवोल्यूशन पे। अब ह्यूमन एवोल्यूशन ना बेटा बहुत ज़्यादा खचड़ पचड़ तरीके से आपको नहीं पढ़ना, पता नहीं क्या क्या बता रखा होता है, कितना कुछ आप लोग लिख देते हो, प्रोकंसल ये वो। अरे नहीं नहीं, बस मेन जो एनसीईआरटी बात करती है ना उतनी बात करो, उससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखो इससे पहले भी थे जो मैं भी लिखूंगी, लेकिन सबसे पहले जो फॉसिल्स हमारे पास आधे पिछड़े से फॉसिल मिले, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी ड्रायोपेथिकस। कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं ड्रायोपेथिकस। अब ड्रायोपेथिकस क्या थे, कब इवोल्व हुए थे, ये कब प्रेजेंट थे बेटा?
ये प्रेजेंट थे अप्रोक्सीमेटली, आप लिख लीजिए 15 to 20 मिलियन ईयर्स एगो। अरे उल्टा लिखना चाहिए ना हमें, 20 to 15 मिलियन ईयर एगो ये प्रेजेंट थे ड्रायोपेथिकस। क्या मिले हमें इनके? इनकम्प्लीट फॉसिल्स, इनकम्प्लीट फॉसिल्स, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट फॉसिल्स हमें कहाँ से मिले? यूजुअली यूरोप, इनकम्प्लीट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका, वहाँ से हमें इनके क्या मिले? फॉसिल्स। और क्या थे, कैसे थे ड्रायोपेथिकस दिखने में? दीज वर मोर लाइक गोरिल्लाज। कैसी थी इनकी? हेयरी बॉडी थी। क्या थी इनकी? हेयरी बॉडी थी। वॉक्ड लाइक गोरिल्ला, वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज। तो वॉक्ड लाइक गोरिल्ला मतलब 4 टांगों पे चल रहे थे। इस मूवमेंट को या इस तरह की लोकोमोशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रीपिडल, क्वाड्रीपिडल लोकोमोशन। कैसे थे? फ्रूगीवोर थे, फ्रूगीवोर। फ्रूगीवोर समझते हो? फ्रूट खाते थे, फ्रूट ईटिंग। फ्रूगीवोर को आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, फ्रूट ईटिंग थे। पेड़ों पे रहना जानते थे, आर्बोरियल थे, आर्बोरियल, ठीक है। मतलब कहाँ पे रहते थे? हैबिटेट क्या था इनका? ऑन दी ट्रीज, ठीक है। ये इनके बारे में हमें याद रखना है, ये इनके कैरेक्टर्स हैं। इनके बाद बेटा सेकंड नंबर पे कौन आए? सेकंड नंबर पे आए ऑस्ट्रेलो, अरे सॉरी, इनके बाद आए रेमैपिथिकस, या जिनको हम सिवाथिकस, या उनको हम एक नेम से और जाते हैं कैनियोथिकस, कैनियोपिथिकस, है ना। उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। रामा सिवा पिथिकस याद रख सकते हो आप, या तो रामापिथिकस या सेवापिथिकस। ये कब प्रेजेंट थे? अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर एगो इनके फॉसिल्स मिले। कहाँ से मिले इनके फॉसिल? देखो बेटा, इनका ना नेम से ही याद रखना, हर टीचर बताएगा ये। रेमैपिथिकस, रेमा, राम, राम का नेम आ गया ना, तो इंडिया, है ना। हमारी तो भगवान है राम जी, इंडिया। तो इंडिया में कहाँ है? शिवालिक हिल्स। तो इनके फॉसिल्स हमें कहाँ से मिले थे? शिवालिक हिल्स इन इंडिया। ये किसके बारे में लिख रही हूँ मैं? फॉसिल्स के बारे में, कि फॉसिल्स हमें कहाँ कहाँ से मिले। ये कौन से इरा में, कौन से पीरियड में, या कौन से किस इपोक में हमें, या कितने मिलियन ईयर एगो ये हमें ये एग्जिस्ट करते थे ऑन अर्थ। और ये इनके फीचर्स। अब फीचर क्या है बेटा? ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर सेम हैं। ओ सिर्फ इनका एक फीचर अलग है, और वो क्या है कि ये ज़्यादा मैन की तरह लगते थे, लुक्ड लाइक मोर लाइक मैन। ये एप लाइक ज़्यादा थे, ये मैन लाइक ज़्यादा थे। बाकी सारे के सारे फीचर जो हैं इनमें ये कॉमन है, क्योंकि ये भी क्या थे? फ्रूट ईटिंग थे, आर्बोरियल थे, क्वाड्रीपिडल, इनमें लोकोमोशन था। फ्रूट लाइक का मतलब फ्रूट ईटिंग करते थे, इसका मतलब क्या थे? वेजिटेरियन। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है वेजिटेरियन, आप सोच में मत चले जाना। वेजिटेरियन का मतलब क्या है? फ्रूट ईटिंग, फ्रूट खाना तो वेजिटेरियन हैबिट ही हुई ना। उसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, रेमैपिथिकस के बाद फिर एवोल्यूशन हुई, कौन आए? ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलोपेथिकस ये कब आए बेटा? अप्रोक्सीमेटली 4 to 3 मिलियन ईयर एगो। इसके बीच में क्या हुआ मैम? इतने ईयर के बाद? बेटा इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज दी ब्लैक एज। अरे गलत जगह लिख दिया। ये जो टाइम पीरियड था ना बेटा, 15 मिलियन ईयर एगो से लेके 4 मिलियन ईयर तक का, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक एज बोलते हैं इसको। ब्लैक एज क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इस टाइम के दौरान ह्यूमन की के अंदर कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुई। देखो 15 मिलियन ईयर एगो था, और कहाँ 4 या 3 मिलियन ईयर एगो तक हम लोग आ गए हैं, कुछ भी नया नहीं बना। इतने साल के बाद कुछ एक नई एवोल्यूशन हुई है, और इनसे कौन इवॉल्व हुए? ऑस्ट्रेलोपेथिकस।
अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे बेटा, इनके जो हैं, इनके हमारे पास जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ से मिले हमें? इनके फॉसिल मिले सेंट्रल साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका, सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका से इनके फॉसिल मिले। इनके फीचर्स क्या थे, कैसे थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस में क्या था? इनको तो मैं कॉमन ये वाली लाइन लगा देती हूँ कि इन दोनों के जो हैं कॉमन फीचर यही थे। इनके अंदर अब क्या आया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस में सबसे पहले ये भी फ्रूट ईटिंग थे, और इनमें क्या आया? इनमें सबसे पहले आ गया बेटा बाइपेडल लोकोमोशन। क्या आया इनमें? बाइपेडल लोको, क्या आ गया इनके अंदर? बाइपेडल लोकोमोशन। फ्रूट ईटिंग थे, और ये क्या यूज़ कर लेते थे बेटा? वेपन्स वगैरह यूज, मतलब स्टोन्स को यूज़ कर लेते थे एज वेपन्स। उसके बाद बेटा हमारे पास आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद हमारे पास आ जाते हैं होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस कब आए थे? अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर एगो। अब होमो हेबिलिस के बाद बेटा हमारे पास इवोल्व होके आए होमो इरेक्टस। ठीक है, अब इनके हमारे पास फॉसिल हमें कहाँ कहाँ से मिले? होमो हेबिलिस के जो फॉसिल थे बेटा वो हमें ईस्टर्न अफ्रीका से मिले, है ना, लिख लीजिए। इनके फॉसिल हमें कहाँ, होमो, अच्छा कहाँ थे हम? होमो हेबिलिस थे ना, हाँ। इनके फॉसिल हमें कहाँ से मिले? ईस्टर्न अफ्रीका। और ये क्या थे? ये क्या थे? हैंडी ह्यूमन। होमो हेबिलिस से आप याद रखना, ये हैंडी ह्यूमंस थे। क्या थे? हैंडी ह्यूमंस। मतलब इन्होंने हाथ से काम करने की कला सीख ली थी, तो स्किल आ गया था इनके अंदर। तो स्किल, हैंड स्किल। उसके अलावा इन्होंने क्या कर दिया था? यूज ऑफ स्टोन फॉर हंटिंग, है ना, पत्थर मार मार के, मतलब यूज़ ऑफ स्टोन लिख लो, ज़रूरी नहीं है फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए भी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने क्या सीख लिया था? स्टोन का यूज़ करना सीख लिया था, कि कोई आ रहा है हमारे पास, हमें प्रीडेटर का किसी का डर है, पत्थर उठाओ मारो तो वो भाग जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आ रहा है? इनमें इतनी सारी चीज़ें क्या हो रही है बेटा? इनकी ना क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ रही है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द क्रेनियल कैपेसिटी? क्रेनियल कैपेसिटी समझ रहे हो ना? इनके क्रेनियल, क्रेनियल क्या होता है? दिस क्रेनियम, क्रेनियम मीन्स दिस स्कल। इसके अंदर क्या है? हमारा दिमाग। दिमाग मतलब ब्रेन, ब्रेन का भी विकास हो रहा था एवोल्यूशन दर एवोल्यूशन। अब इनकी क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में तो हमें ज़्यादा नहीं पता। हमें किसकी क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में पता है? ऑस्ट्रेलोपेथिकस की। तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस की बेटा क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? दैट वाज अराउंड 450 सीसी। सीसी क्या होता है बेटा? क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम है ना हमारे क्रेनियम का, तो वॉल्यूम के अंदर ब्रेन है, ब्रेन की क्या होती है? क्रेनियल कैपेसिटी 450 सीसी। इनकी कितनी हो गई? अराउंड 600 सीसी के आसपास। ये जो होमो इरेक्टस आ गई, इनकी कितनी हो गई थी बेटा? इनकी हो गई थी अराउंड 650 से लेके अराउंड 900 के सीसी के आसपास इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी होमो इरेक्टस की। देखो होमो इरेक्टस नाम से ही पता चल रहा है, सीधे हो गए। तो अच्छा 2 मिलियन ईयर अगो। अब ये कब आए? इनका इनका एवोल्यूशन कब है होमो इरेक्टस का? अरे अरे मेरे कलर गड़बड़ा गए। चलो, होमो इरेक्टस का बेटा कब है? इनका है 1 मिलियन ईयर एगो। ये अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट डाउन। ये था 2, ये था हाँ 1.5 या 1 मिलियन ईयर एगो। तो 1.5 से 1.5 टू 1 मिलियन ईयर एगो ये इवॉल्व हुए थे। और इनके कहाँ से मिले थे? जो फॉसिल्स से कहाँ कहाँ से मिले थे बेटा? चाइना से मिले इनके फॉसिल। और इनके फॉसिल कहाँ से मिले? चाइना। और इनके फॉसिल मिले यूरोप। और इनके फॉसिल मिले बेटा अफ्रीका। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, दैट इज़ जावा।
जावा आइलैंड। कहाँ पे है जावा आइलैंड? इन दी इंडोनेशिया। आप एक चीज़ और देख रहे हो, अगर इनके फॉसिल्स पे ध्यान दो ना, आपको एक चीज़ की और नॉलेज मिल रही है। वो क्या नॉलेज मिल रही है? कि ये स्कैटर होना शुरू हो गए। पहले कहाँ थे? यूरोप और अफ्रीका में ही थे। यूरोप और अफ्रीका, अफ्रीका, अब अफ्रीका से किधर चले गए? देखो, चाइना की तरफ जाना शुरू हो गए और इंडोनेशिया की तरफ आना शुरू हो गए। तो अब ये फैलने शुरू हो गए, स्कैटर होना शुरू हो गए। अब इनकी जो होमो इरेक्टस हैं, होमो इरेक्टस की बेटा सबसे बड़ी जो मतलब खूबी थी, इनका सबसे अच्छा कैरेक्टर था, वो क्या था होमो इरेक्टस का? कि इन्होंने मतलब ये क्या आ गए थे, स्टोन से ये हंटिंग करना सीख गए थे। तो ये किस पे आ गए थे? नॉन वेजिटेरियन डाइट पे। तो इन्होंने सबसे पहले एट मीट। और क्या थे? इन्होंने स्टोन वेपन्स बनाना सीख लिया था। स्टोन वेपन्स इन्होंने बनाने सीख लिए थे। यूज़ ऑफ फायर भी करना सीख लिया था। यूज़ ऑफ फायर भी इनको करना आ गया था। ये थे बेटा होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस के बाद आए बेटा होमो सेपियंस। अब लेकिन होमो सेपियंस की ना आगे दो लाइन आ गई, एक निएंडरथैलेंसिस और एक आ गए क्रोमैग्नन। और उसके बाद हम बने होमो सेपियन सेपियन। उसको थोड़ा सा मैं आगे पेज पे लेके जाती हूँ। चलो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन आए हमारे पास? होमो सेपियंस। आप कहोगे अरे ये तो हम तो बन गए। बेटा हम हैं होमो सेपियंस सेपियंस। ये कौन बने हैं? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस की अब हम एवोल्यूशन ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब कौन आए हमारे पास? देखो होमो सेपियंस पे थे ना, इसको हम आगे ले आए। अब होमो सेपियंस है ना बेटा, दो लाइंस बनी। एक तो बने हमारे पास निएंडरथल, जिनको हम निएंडरथल मैन या निएंडरथैलेंसिस भी बोल देते हैं। निएंडरथल मैन, ठीक है। और दूसरी जो यहीं से एक और लाइन बनी बेटा, कैसे लिखे? यहाँ पे लिख दें दूसरी लाइन इनसे, चलो उधर लिख देते हैं। एक लाइन और यहाँ से बनी, और वो कौन थे? वो थे बेटा क्रो मैग्नन मैन, ठीक है। ये कब कब इवॉल्व हुए? अब ध्यान देना, ये इवॉल्व हुए थे बेटा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख to 40,000 ईयर्स एगो। ध्यान रखना, अब मैं मिलियन नहीं लिख रही हूँ, अब थाउजेंड्स में आ गए ना हम। ईयर्स एगो ये हुए थे इवॉल्व। और ये 35,000 ईयर्स एगो। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देखो, पीछे वालों की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी बेटा? 900 तक पहुंच चुकी थी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी पता कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 1250 से और 1400 के आसपास की। 1200 से 1400 सीसी। किस में नापते हैं इसको? सीसी या एमएल में या सीसी में? क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आपको बोलना अच्छा लगे। और क्या करते थे हम लोग? अच्छा, इनके निएंडरथल मैन के, इनके हमें कहाँ से मिले बेटा जो फॉसिल्स थे? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया। मेन लाइन निएंडरथल है, इसीलिए मैंने लिखा। ये तो बाद में जो है इनसे कोई मेन लाइन नहीं बनी, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस सिर्फ कितनी थी? दीज वर जस्ट 650 सीसी। इनकी एकदम से डाउन हो गई थी। किस वजह से डाउन हो गई थी? रीजंस नॉट नोन, लेकिन ये पता है कि ये लोग हंटिंग के लिए तीर कमान का इस्तेमाल करते थे उस वक्त पे। क्योंकि ये हमारी मेन लाइन नहीं है, तो इसको हमने साइड में छोड़ दिया। अब निएंडरथल मैन ने क्या करना सीख लिया था? देखो बेटा, इन्होंने स्टोन का यूज़ करना सीख लिया था, फायर का यूज़ करना सीख लिया था। तो निएंडरथल के अंदर क्या आने लग गया था? रिलीजन। इन्होंने बरी करना शुरू कर दिया था। बरी दी डेड। इनके अंदर क्या आना शुरू हो गया था? रिलीजन। उसके अलावा और इन्होंने क्या शुरू कर दिया था? कपड़े नहीं हम इनको बोलेंगे, इन्होंने मतलब अपनी बॉडी को जो है कवर करना शुरू कर दिया था। लर्न टू कवर देयर बॉडीज।
लेकिन क्लॉथ से नहीं, क्लॉथ तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ। किससे? एनिमल की जो स्किन हो गई है ना, पत्ते वत्ते हो गए, उन चीज़ों से अपनी बॉडी को इन्होंने कवर भी करना सीख लिया था। फिर आ गए बेटा निएंडरथैलेंसिस से आ गए हम लोग होमो सेपियंस। सेपियंस कौन है ये? दिस इज द मॉडर्न मैन। हमारी कब हुई एवोल्यूशन? ड्यूरिंग द आइस एज, मतलब 75,000 से लेकर और 10,000 ईयर्स एगो। इसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द आइस एज। आइस एज के दौरान बेटा मॉडर्न मैन की जो है क्या हुई, मतलब एक तरह से वो ओरिजिनेट हुए, उनकी एवोल्यूशन हुई। और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक लिखने की कोशिश करें तो इन्होंने क्या क्या सीख लिया था? केव पेंटिंग्स, एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी हुआ है ना, मध्य प्रदेश के अंदर जो एक केव पेंटिंग जो आज तक फॉसिल की तरह म्यूजियम के अंदर रखी हुई है, तो केव पेंटिंग्स कब करनी सीख ली थी? 18,000 ईयर्स एगो। और इसका जो फॉसिल है एक केव पेंटिंग का, वो कहाँ पे प्रिजर्व्ड है? इन दी एमपी। हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर उसका पूरा डाटा दिया हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और एमपी में, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। इसके अलावा एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। एग्रीकल्चर तो इंडिया में मतलब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर कब करना स्टार्ट कर दिया था? 10,000 ईयर्स एगो। अपने लिए उसने जो है मतलब ये क्रॉप वगैरह जो है कल्टीवेट करनी शुरू की कर दी थी। और क्या बन गए? बिकम मोर कल्चरल एंड सिविलाइज्ड। तो और ज़्यादा सिविलाइज्ड होते रहे और ज़्यादा कल्चरल होते रहे। और आज के टाइम में देखो हम कितने अच्छे सोशल एनिमल्स हैं, कितनी हम लोगों ने उन्नति कर ली है, कितनी टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों के पास है। ठीक है, तो और हमें क्या याद रखना है बेटा? एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, ये जो होमो हैबिलिस है ना, दीज वर थी ह्यूमन लाइक होमिनिड। इनके लिए हम और क्या लिख देंगे? ये थे ह्यूमन लाइक होमिनिड्स। ह्यूमन लाइक होमिनिड का मतलब, होमिनिड पता है ना, जहाँ से मतलब ह्यूमन जैसे, जो स्पीशीज़ ह्यूमन जैसी लग रही थी सबसे पहले, वो कौन थे? वो ये थे होमो हैबिलिस। हैंड स्किल मतलब स्किलफुल हो गए थे, वो हैंड्स का यूज़ करते थे स्किल के लिए, यूज़ ऑफ स्टोन इन्होंने यूज़ कर दिया, ह्यूमन लाइक होमिनिड। और इनसे जो अगले आए होमो इरेक्टस, उन्होंने तो मतलब हैंड की स्किल का इतना यूज़ किया कि पत्थरों को काट के, छांट के, घिस के उनके बड़े ज़बरदस्त पावरफुल वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। किस चीज़ के लिए? प्रीडेशन के लिए एंड हंटिंग के लिए। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? प्रीडेशन सॉरी हंटिंग के लिए, स्टोन वेपन्स फॉर हंटिंग। तो प्रीडेटर्स तो बन ही गए, जब किसी को मार रहे हैं और उसको मार के खा रहे हैं तो खुद प्रीडेटर हो गए। तो प्रीडेटर और हंटिंग की भी हैबिट्स इनके अंदर आ चुकी थी। तो बस ह्यूमन एवोल्यूशन में बेटा इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी याद करना है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन को हम लोग याद रखेंगे बड़े ध्यान से, बस इन स्टेप्स के अंदर। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना। बस हमें क्या याद रखना है? किसके फॉसिल हमें कहाँ से मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये ऑर्डर नहीं भूलना। कई बार तो इस ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले ड्रायोपेथिकस, रेमेपिथिकस, इनकी क्रेनियल कैपेसिटीज़ के बारे में हमें नहीं पता। और इनके जो फॉसिल्स भी हैं, फॉसिल भी जो इन दोनों के हैं ना हमारे पास, इनकम्प्लीट फॉसिल प्रेजेंट है। इनके हमारे पास कंप्लीट फॉसिल नहीं है, इनकम्प्लीट फॉसिल्स हैं बेटा। किसके? ड्रायोपेथिकस के भी और रेमापेथिकस के भी इनकम्प्लीट फॉसिल्स हमारे पास प्रेजेंट है। बाकी के तो काफ़ी हद तक प्रेजेंट है। तो ड्रायोपेथिकस, रेमापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से आई दो लाइन, निएंडरथैलेंसिस एंड क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन उधर ही रह गई, और जो ह्यूमन मॉडर्न मैन बना वो निएंडरथैलेंसिस से इवॉल्व होके बना होमो सेपियन। सेपियन जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1400 से लेके 1450 सीसी के आसपास, एंड इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। इट इज़
बढ़ रही है ना। देखो बच्चों के एग्ज़ाम में मार्क्स ही देख लो आप, किधर जा रही हैं, मेरिट्स देख लो कहाँ जा रही हैं सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो हम लोग अभी देखो पता नहीं आगे इवॉल्व होने जा रहे हैं कि हम लोग आगे क्या होगी हमारे अंदर, मतलब प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होने वाली है कि रेट्रोग्रेसिव होने वाली, कि हम इससे ज़्यादा अभी और इंटेलिजेंट कुछ एवोल्यूशन से बनेंगे, या हम हमारी जो ये मैक्सिमम लिमिट थी कि इससे अब हम डिग्रेड होने वाले हैं। वो तो भाई नेचर जाने, वो गॉड जाने, वो प्रकृति के हाथ में है। उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्यूचर है और फ्यूचर कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। With this, we have completed this chapter beta. If you have any problems regarding any of the topic or any of the content, you may ask in the comment box. That's all for today. Have a good day.